सो हे देयर गाइस, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल की वो वीडियो सीरीज़ जिसमें मैं आपको स्टैटिस्टिकल डिसीजन मेकिंग सिखाना चाहता हूँ यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आई नो आपने इस चीज़ के बारे में पहले भी सुना होगा, बट ये ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद ने फेस किया है कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है जब हम इसको सीखने जाते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू इट। सो इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा कुछ इनसाइट्स बताए अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने वो नहीं देखा, आई बटन में जाइए और चेक करिए, you will get the link. In this video I will tell you something about inferential statistics, और हमने मतलब बेसिकली ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट की इसका थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर। Along with this I will tell you about point estimation which is our very first topic, और उसकी वो बेसिकली हम क्यों सीख रहे हैं वो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। Then we will get to know about sampling distributions. We will understand all the basics required for central limit theorem. अगर आपने इसका नाम सुना है central limit theorem का, yes, this is a video you should be watching till end. So make sure आप properly चीज़ों को document भी करें। सो गाइस, सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस मतलब आप इस वर्ड को आप पकड़िए, इन्फ्रेंस मतलब होता है एस्टिमेशन, मतलब किसी चीज़ का अनुमान लगाना। तो स्टैटिस्टिक्स इज मेजरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड इज inferential statistics. Descriptive statistics में we talk about describing a data, describing a situation कि भाई क्या है, कैसा है, and whatever. In inferential statistics what do we do? हम लोग बेसिकली जो आने वाली चीज़ है उस चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हैं, या फिर आने वाली चीज़ इज़ नॉट द accurate word, I would say. Like if you recall one of my videos from machine learning series, मैंने सैंपल और पॉपुलेशन डेटा की बात की थी। तो अगर हम सैंपल डेटा की मदद से पॉपुलेशन डेटा के बारे में कुछ अनुमान लगाना चाहें, कुछ एस्टिमेशन लगाना चाहें, सो वी नीड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड वी यूज़ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट एस्टिमेशन। सो बेसिकली दैट्स आर वेरी फर्स्ट टॉपिक। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल यूज़ करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं गाइस कि एक एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, और उस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए कुछ ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक हम चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ जब वर्ड आया है तो मतलब मैं इसको समझाऊं तो क्या, बट लेट्स से कोई भी एक मटेरियल होता है, उसकी एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और आप शायद जानते होंगे क्या होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो चीज़ हमें एस्टिमेट करनी है, ठीक है। एस्टिमेट वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया जा रहा है? बिकॉज अगर हम एक रॉ मटेरियल की बात करें, लेट्स से हम आयरन की बात करें, आयरन या फिर लेट्स से एल्यूमिनियम, वट एवर द एलिमेंट इज़ यूज्ड, उसकी बात करें तो अलग अलग आयरन के बैच में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है। वेरिएबिलिटी से मेरा क्या मतलब है, अगर एक आयरन का कोई पीस या फिर एल्यूमिनियम का कोई पीस किसी एक लोकेशन से आया है, मुझे नहीं पता आयरन कहाँ बनता है, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से आया, एक आया है गुजरात से, तो उनके अंदर काफ़ी डिफरेंस होगा, प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी चेंजेस होंगे ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस चीज़ से एक चीज़ जाहिर होती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा वेरिएंस होगा, थोड़ा बहुत डेटा में फ्लक्चुएशंस होंगे। इस फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसमें भी कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा, मतलब किसी की कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, किसी की कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, बट हमें क्या पता लगाना है कि इन सब वेरिएशंस के बावजूद एक एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। ओके, अब ये जो एवरेज वर्ड है, ये जो एवरेज जो एक चीज़ है, ये हम छोटी क्लासेस में सीखते आए हैं, वी यूज्ड टू कॉल इट मीन। और ये जो मीन वाली चीज़ है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है सीखने को। मतलब अब मैं आपको जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ इस वीडियो को, लेट मी टेल यू कि आई बेसिकली वॉन्ट टू से, जैसे मैंने आपको सैंपल और पॉपुलेशन डेटा के बारे में बताया था, सो वैसे ही गाइज आयरन ओर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी भी एक पॉपुलेशन डेटा है। उस पॉपुलेशन डेटा का जो मीन होगा दैट इज़ द एक्चुअल मीन, बिकॉज पॉपुलेशन डेटा इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। उससे ज़्यादा डेटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है, लेट्स से एक सिंपल बैच है आयरन ओर्स का, अलग अलग जगह से कलेक्ट हुआ हुआ, और हमें बेसिकली उसका जो मीन है
उसका जो मीन है टेंसाइल स्ट्रेंथ का उस बैच का, उस मीन को इतनी अच्छी एक्यूरेसी से एस्टिमेट करना है कि वो पॉपुलेशन मीन के करीब आ जाए. दैट्स व्हाट वी विल लर्न इन पॉइंट एस्टिमेशन. ये चीज़ बहुत जगह काम आती है. एक मैंने आपको एयरक्राफ्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताया. Like a lot of engineering applications require this thing when you don't have whole data, but still you need to estimate using point estimation. We will learn how to do point estimation. This is what the importance of point estimation is, and we will learn it through different statistical techniques, and we will increase the precision of the value that we are getting. Okay. अलॉन्ग विद दिस गाइज, अब मैंने जैसे आपको मीन के बारे में बताया. सो दिस मीन इज़ अ स्टैटिस्टिक मतलब दिस इज़ अ लाइक स्टैटिस्टिक इज़ अ मेट्रिक. यू कैन से एक नंबर होता है जो आप पूरे डेटा पे कैलकुलेट करते हैं. दैट नंबर इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक. इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी वेरिएंस, इट कुड बी स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मोन, ऑल आर स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ डेटा, राइट? एंड दीज स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस डिस्क्राइब द डेटा. एंड गाइज, अगर हम इन स्टैटिस्टिक्स की कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अलग अलग बैचेस कलेक्ट करता हूँ, लेट्स से 10 मेटल पीसेस मैंने कहीं से कलेक्ट करे, 10 मेटल पीसेस कहीं से कलेक्ट करे, उन सबका मैंने मीन अगर लिया, अलग अलग मेटल पीसेस का मीन लिया, और उन मीन की अगर मैंने प्रोबेबिलिटी या फिर एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई. व्हाट इज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी वर्सेस योर रैंडम वेरिएबल होता है. सिंपली हिस्टोग्राम आप कह सकते हैं जिसको. सो दैट इज लाइक अगर हम एक स्टैटिस्टिक का हिस्टोग्राम बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में अब हमें और सीखना है गाइज, और इसी के थ्रू अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट सेंट्रल लिमिट थ्योरम. एंड ट्रस्ट मी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम को हम उस तरीके से नहीं सीखेंगे कि मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी और उसका पूरा रिटन प्रूफ बता दिया, व्हाटएवर. नो, वी विल सी. अगर आप जानते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में, हो सकता है आपके बैक ऑफ द माइंड एक डाउट हो कि यार ऐसा क्यों होता है, why always it becomes the Gaussian distribution. उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे. हम एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे. मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक जरूर करें. अगर आपको कोई दोस्त सीखना चाहता है स्टैटिस्टिक्स या मशीन लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग या फिर एनीथिंग अबाउट दिस एनालिटिक्स डोमेन, you should make him visit this channel as well. And yeah, so thank you so much for watching guys, and I'll see you in the next one.